नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 28 जुलाई को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है स्ट्रेस टेस्ट और ये कहता है कि आरबीआई की हाल ही में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज हुई है वो बताती है कि कई सारी वीकनेस है फाइनेंशियल सिस्टम में, और अगर इनको एड्रेस नहीं किया जाएगा तो जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो भी धीमी हो जाएगी। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ, जहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ बात होगी आरबीआई के द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की जाती है साल में 2 बार, और उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मुद्दा क्या है। तो आरबीआई ने हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की है और हर साल आरबीआई 2 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज करता है, पहली जून या जुलाई में और दूसरी दिसंबर में। और इन रिपोर्ट्स में बताया जाता है ट्रेंड्स और प्रोग्रेस जो कि बैंकिंग सिस्टम ने की है उस पीरियड में, और ये बताया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के द्वारा बहुत ही ऑथोरिटेटिव अकाउंट मिलता है कि भारत की वित्तीय स्थिति कैसी है। और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा रिलीज़ की जाती है, इसके साथ ही आरबीआई एक सिस्टेमिक रिस्क सर्वे इसको भी रिलीज़ करता है, जो कि रिपोर्ट का ही पार्ट होता है। और इसके द्वारा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या मानना है फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर, उसमें कौन कौन से मेजर रिस्क हैं, इसके बारे में भी सर्वे रहता है और इससे काफ़ी ज़रूरी जानकारी मिलती है। यहाँ हमें ये भी जानना चाहिए कि फाइनेंशियल सेक्टर जब हम बोलते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर है क्या। तो ये इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और फाइनेंशियल सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा, इन्वेस्टमेंट फंड्स इत्यादि के द्वारा प्रदान की जाती हैं। और फाइनेंशियल सेक्टर की उपयोगिता क्या है? तो एक इफिशिएंट फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ही जरूरी है किसी भी अर्थव्यवस्था में, कि हाउस होल्ड सेविंग्स, जो परिवार की सेविंग्स है, उसको मोबिलाइज किया जा सके और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके अर्थव्यवस्था के प्रोडक्टिव सेक्टर्स में। और ये तभी संभव है जबकि आपके देश में एक फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ही इफिशिएंटली काम कर रहा है। आइए अब देखते हैं एडिटोरियल में आने वाले कुछ टर्म्स जिससे हमें एडिटोरियल को समझने में आसानी होगी। तो पहला टर्म है मोरेटोरियम। इसका मतलब है कि किसी भी एक्टिविटी को कुछ समय के लिए सस्पेंड करना। तो 27 मार्च को आरबीआई ने लोन रीपेमेंट को 3 महीने के लिए सस्पेंड किया और आगे इसकी अवधि को अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया। अब यहाँ हमें समझना चाहिए कि मोरेटोरियम और वेवर एक ही बात नहीं है, ये अलग अलग टर्म है। जैसे कि हम सुनते हैं कि किसानों का ऋण माफ़ हो गया, तो वो है लोन वेवर, जहाँ की किसानों को अब कोई पैसा वापस नहीं देना है लोन का। लेकिन लोन पे मोरेटोरियम मिला है, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ समय के लिए रिलीफ दी गई है कि आपको लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस मॉरेटोरियम के समाप्त होने के बाद आपसे अपेक्षा है कि आप लोन को रीपे करेंगे इंटरेस्ट के साथ। दूसरा टर्म है टर्म लोन्स। तो टर्म लोन्स का मतलब ऐसे लोन्स से है जो कि आपको रीपे करने होते हैं रेगुलर पेमेंट्स के द्वारा एक पर्टिकुलर अवधि में। तो जैसे कि जब हम ईएमआईज वगैरह के द्वारा कोई लोन का रीपेमेंट करते हैं तो ये टर्म लोन की श्रेणी में आएगा। स्ट्रेस टेस्ट। तो स्ट्रेस टेस्ट का मतलब है कि ऐसी एनालिसिस या सिमुलेशन जिसके द्वारा हम किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एबिलिटी का पता लगा सकें कि अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होगी तो वो उससे निपटने के लिए तैयार है भी कि नहीं। तो वो होता है स्ट्रेस टेस्ट। और आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कुछ स्ट्रेस टेस्ट करके भी देखता है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको झेलने में सक्षम हैं भी कि नहीं, और फिर उस पर कार्रवाई की जाती है, प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाते हैं। अगला टर्म है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स।
तो ये ऐसे बैंक हैं जो कि आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं और जो नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि डिपॉजिट्स लेना, लोन देना और बाकी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। तो ऐसे बैंक्स होते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, और ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सिर्फ फ़र्क ये हो जाता है कि वहाँ जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो गवर्नमेंट हो जाती है, तो गवर्नमेंट का उन पे मालिकाना हक हो जाता है। एनपीएस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो लोन्स का क्लासिफिकेशन है, जबकि लोन डिफ़ॉल्ट या एरियर्स की श्रेणी में आते हैं। यहाँ हमें डिफ़ॉल्ट और एरियर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि बैंक अब उस लोन को वापस पाने की स्थिति में नहीं है, यानी कि वो लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है। एरियर्स का मतलब है कि लोन रीपेमेंट विलंब से चल रहा है, लेकिन वो अभी डिफ़ॉल्ट की श्रेणी में नहीं आया है। और यहाँ जो अवधि है वो है 90 डेज़ की। अगर 90 डेज़ तक लोन रीपेमेंट, जिसमें कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है, वो नहीं आया है किसी लोन को लेकर, तो उस लोन अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई किया जाता है। एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो ये वैसी कंपनियां हैं जो कि बैंकिंग सर्विसेज लोगों को देती हैं, लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है और ये कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। और ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को डिमांड डिपॉजिट, ऐसे डिपॉजिट जो कि कस्टमर के द्वारा डिमांड करने पर वापस पे करना पड़ेगा, वैसे डिपॉजिट ऐसी एनबीएफसीज नहीं ले सकती हैं। फिर आते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो ये स्पेशलाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिनको कि नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता है। ये भी ज़रूरी जानकारी है और हमें पता होना चाहिए। अंत में जानते हैं कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? तो ये वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं जो कि एक बैंक के पास होने से एक कुशन या शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं अगर बैंक को कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस या घाटा सहना पड़ता है। तो इसीलिए बैंक के लिए कैपिटल बहुत ही ज़रूरी है और इसीलिए बार बार ये मांग उठती है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नमेंट को रिकैपिटलाइजेशन करना चाहिए ताकि उनकी बैलेंस शीट मजबूत हो सके। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल बताता है कि मार्च 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यवसायों और परिवारों दोनों के लिए सभी टर्म लोन्स के पुनर्भुगतान के मोरेटोरियम की घोषणा की थी ताकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान उन पर बने बोझ को कम किया जा सके। और आरंभ में ये 3 माह की अवधि थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अगस्त 2020 तक कर दिया गया है। और आगे एडिटोरियल बताता है कि आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट के आंकड़ों से ये पता चलता है कि अप्रैल के अंत तक जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लगभग आधे से ज़्यादा ग्राहकों ने जो बकाया बैंक ऋणों के आधे भाग के लिए उत्तरदायी थे, उन्होंने इन विस्तारित राहत उपायों का लाभ उठाने का विकल्प चुना है। यानी कि जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लगभग आधे ग्राहकों ने जो मॉरेटोरियम सुविधा है उसको अपनाया है। और ये मॉरेटोरियम सुविधा अपनाना इस बात का भी संकेत है कि लोगों की वित्तीय स्थिति यानी कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कितनी ज़्यादा नाजुक है ऐसे वक्त में। और एडिटोरियल आगे बताता है कि इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में भी जो ग्राहकों ने मॉरेटोरियम का विकल्प चुना है उसमें भी ज़्यादा संख्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ग्राहकों की है जो कि करीब करीब 2/3 है। यानी कि मॉरेटोरियम चुनने वालों में पब्लिक सेक्टर बैंक के ग्राहक 2/3 हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के सिर्फ 1/3 ग्राहकों ने ये विकल्प चुना है। और आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट दी गई है और आर्थिक गतिविधियों में थोड़ी सी तेजी देखी गई है तो कुछ सुधार जरूर हुआ है और धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या जिन्होंने मॉरेटोरियम का विकल्प चुना है वो अब कम हो रही है। और आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि आर्थिक मंदी से बैंकों की जो एनपीएज हैं उन पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि कोविड शॉक के पहले जो एनपीएज थी उनमें कमी आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बैंकों को एनपीएज की मार और ज़्यादा झेलनी पड़ेगी और ये तब ज़्यादा होने की संभावना है जैसे ही ये मॉरेटोरियम की अवधि समाप्त होगी, क्योंकि बहुत सारे ग्राहक जिन्होंने अभी मॉरेटोरियम का सहारा लिया है और रीपेमेंट बंद कर दिया है लोन्स पे, वो शायद अब अपने व्यवसाय को नहीं चला पाएंगे और उनके व्यवसाय अगर ठप हो गए तो ये लोन एनपीए की श्रेणी में चले जाएंगे। और इसीलिए आरबीआई ने बैंक बैलेंस शीट पर पड़े आर्थिक आघात के संभावित प्रभाव के अनुमान लगाने के लिए स्ट्रेस टेस्ट
की एक श्रृंखला आयोजित की है। तो इसके अनुसार मार्च 2021 तक जो बैंकों का ग्रॉस एनपीए है वो 12.5% तक हो सकता है, जबकि मार्च 2020 के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो ये सिर्फ 8.5% था। तो ये बढ़ के 12.5% तक हो सकता है। और ये सिचुएशन भी तब होगी जबकि अर्थव्यवस्था में जो कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन की संभावना लगाई जा रही है इस साल, वो है 4.4%। जबकि अगर दूसरा अनुमान देखा जाए जिसमें कि संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन है 8.9% का, तब ये संख्या 12.5% से बढ़कर 14.7% हो जाती है। तो एनपीएज आप देख सकते हैं कि हर हाल में बढ़ ही रहे हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी में 4.4% से बढ़कर 8.9% हो गया तो ये 12.5% से बढ़ के 14.7% तक चला जाएगा। और ये भी बताया गया है कि ये जो एनपीएस की मार है ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे ज़्यादा पड़ेगी और निजी बैंकों पर कम पड़ेगी, जबकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन पर भी उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने का अनुमान है। और ये जो एक्सट्रीम केस आरबीआई ने कंसीडर किया है, अगर स्थिति ऐसी ही बनती है तो कम से कम 5 बैंकों को मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करना मुश्किल पड़ जाएगा, और यहाँ कहीं ना कहीं सरकार को इन बैंकों की मदद करनी पड़ेगी। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि फिस्कल कंस्ट्रेंट्स के कारण सरकार के द्वारा भी आवश्यक सीमा तक बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन की संभावना बहुत ही कम है या नहीं के बराबर है। और एडिटोरियल ये जरूर कहता है कि ये संभावना जरूर है कि आरबीआई द्वारा विशेष रूप से जो तनावग्रस्त क्षेत्र हैं यानी कि स्ट्रेस सेक्टर्स हैं उनके लिए मॉरेटोरियम की अवधि का विस्तार किया जाएगा, अथवा ऋणों का एक बार पुनर्गठन या रीस्ट्रक्चरिंग का विकल्प दिया जाएगा। और एडिटोरियल बताता है कि अगर ऋणों के रीस्ट्रक्चरिंग का विकल्प दिया जाता है तो इससे बैंकों को अतिरिक्त पूंजी जुटाने की जो आवश्यकता है उसमें कुछ समय अवधि का लाभ जरूर मिलेगा, यानी कि उनको जो रिकैपिटलाइजेशन करना है उसके लिए उन्हें कुछ समय की अवधि और मिल जाएगी। और अंत में एडिटोरियल बताता है कि ये सारी दिक्कतें तब तक दूर नहीं हो सकती हैं जब तक कि हम फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की ओर बढ़ें, यानी कि जो फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार लाने की ज़रूरत है उसकी ओर आप सरकार और आरबीआई को गंभीरता से सोचना चाहिए और कदम भी उठाने चाहिए। क्योंकि अगर ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स समय रहते नहीं किए गए तो ये संभावना बहुत अधिक प्रबल है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी की गति है उसको भी ये धीमा करेगी और उसमें भी बाधा उत्पन्न करेगी। तो ये थे एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 1 1935 में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत। तो हमें दोनों बातें याद रखनी चाहिए कि आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट है 1935 का और आरबीआई एक्ट है 1934 का। और आरबीआई को संचालित किया जाता है एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, ये भी हमें पता होना चाहिए। और जो आरबीआई का बोर्ड है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है आरबीआई एक्ट के अंतर्गत। और जो डायरेक्टर्स हैं इनको अपॉइंट या नॉमिनेट किया जाता है 4 साल के ड्यूरेशन के लिए। और आरबीआई इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करता है मॉनिटरी पॉलिसी को और प्राइस स्टेबिलिटी को, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई का एक मुख्य कार्य है। और ये सब किया जाता है ताकि ग्रोथ इकोनॉमी में बनी रहे। और आरबीआई का ये भी काम है कि वो बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंक लाइसेंसेस, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स और बैंक मर्जर्स वगैरह में भी ब्रॉड पैरामीटर्स तय करे। और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी अपने कंट्रोल में रखता है और करेंसी इशू करना भी आरबीआई का कार्य है। अब देखते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये एक बाई एनुअल रिपोर्ट है, यानी कि साल में 2 बार निकाली जाती है। और ये रिपोर्ट कलेक्टिव असेसमेंट होती है सब कमेटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये भी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को आरबीआई निकालता है, लेकिन आरबीआई के अंदर ये सब कमेटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा निकाली जाती है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिव्यू करती है नेचर, मैग्नीट्यूड एंड इम्प्लीकेशन कि किस तरीके के बैंकिंग रिस्क हैं और इसका मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर, मार्केट्स पर और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो ये सारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में रहता है। तो इसके बाद आइए अब देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में।
तो प्रीलिम्स में आपको एनपीए के ऊपर पूछा जा सकता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, तो इसकी अवधि वगैरह भी आपको पता होनी चाहिए कि 90 डेज़ की है, जिसके बाद किसी भी लोन को एनपीए घोषित किया जाता है। आरबीआई के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। आरबीआई एक्ट 1934 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि आरबीआई रिलीज़ करता है, ये साल में कितने बार आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अगर कुछ की ऑब्जर्वेशंस हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह के बारे में भी हमें परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए। और बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन की आवश्यकता क्यों है, इस पे भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर मेंस की बात की जाए तो सवाल आ सकता है फाइनेंशियल सेक्टर सुधारों के ऊपर कि ये क्यों ज़रूरी है और अभी तक इनमें क्या कार्य किया गया है सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। इसी प्रकार एक सवाल बढ़ते हुए एनपीएस को लेकर भी पूछा जा सकता है कि क्या कारण है एनपीएस के बढ़ने के पीछे और क्या स्टेप्स लिए गए हैं सरकार और आरबीआई के द्वारा। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।